हाँ जी, कौन सा चैप्टर? ब्रांच अकाउंटिंग। कल स्टार्ट किया था, थ्योरी देखा था अपन ने इसका। हाँ जी, कि ब्रांच क्या होता है सर? कोई भी ऑफिस, किसी भी कंपनी का एक एडिशनल ऑफिस क्या कहलाएगा? उसका ब्रांच कहलाएगा। फिर हमने देखा था ब्रांच प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है और एनपीओस का भी होता है। ब्रांच तो किसी का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी हो सकते हैं। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखी थी भैया, कि कंट्रोल वगैरह जनरली एचओ के पास रहता है। इनलैंड ब्रांच होती है, फॉरेन ब्रांच होती है, मतलब डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक को भी आगे हमने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था, डोमेस्टिक और फॉरेन। और हाँ, डोमेस्टिक को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फ़र्क क्या है? डिपेंडेंट क्या होती है? जहाँ पर हाँ, जिस अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। इंडिपेंडेंट में अकाउंट्स वगैरह मेंटेन खुद, हाँ, ब्रांच लेवल पे किया जाता है। ओके, हाँ जी। फिर हमने कहा था कि अब हम पढ़ क्या रहे हैं? मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। और उस ब्रांच अकाउंटिंग में भी पहला कौन सा पढ़ा हमने? हाँ जी, डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए। डिपेंडेंट ब्रांचेस में भी पहला डेटर मेथड, जिसका नाम सिंथेटिक मेथड भी है अपने न्यू मॉड्यूल्स में। ओके, डेटर मेथड की खास बात क्या थी? कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे अपने को? सर एक तो ब्रांच अकाउंट बनाना होगा और एक गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। ब्रांच अकाउंट किसके जैसा बनेगा? जस्ट लाइक डेटर। और हम यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? ओनली द ट्रांजेक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच आर टू बी रिकॉर्डेड। एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कल मैंने बताया था कि एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ब्रांच अपने यहाँ कोई खर्चे वर्चे करे। तो ब्रांच अपने डेटर के क्या सीन हो रहा है, डेटर को माल बेच रहा है, डेटर से माल लौट के आ रहा है, डेटर से पैसा आ रहा है, वो सब अपने को रिकॉर्ड नहीं करना। हमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है? एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन्स के बीच। ओके, तो हमें रिकॉर्ड करना है ये वाला पार्ट, हमें रिकॉर्ड ये नहीं करना। अब वो ब्रांच डेटर हो चाहे कोई और ब्रांच एक्सपेंसेस वगैरह, कुछ कुछ भी तरह का हो, वो अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। ओके, अच्छा, ब्रांच अकाउंट बनाते क्यों है? ऑब्वियसली टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल अकाउंट। ऐसा कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस शो करे वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ओके, फिर हमने कहा था जैसे कंसाइनमेंट की तरह होता है, सेम ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। डिपार्टमेंट का भी मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, ठीक है ना? चलिए देखते हैं ये ट्रांजेक्शन। हालांकि हमने कल रिकॉर्ड कर लिए थे, आज हम फिर से क्या कर लेते हैं, एक बार इसे रिकॉर्ड कर देते हैं प्रॉपरली। चलिए देखो, आपको याद भी होगा तो आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक रिकॉल हो जाएगा। ट्रांजेक्शन फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग एसेट्स एट जयपुर ब्रांच। और हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ब्रांच को जस्ट लाइक आपको क्या ट्रीट करना है? डेटर ट्रीट करना है। तो जितना पैसा उससे लेना है वो डेबिट साइड में, और जितना आ गया उसको क्रेडिट में लिखते चलो। जैसे डेटर टू सेल्स पैसा लेना है, फिर कैश टू डेटर, जितना पैसा आ गया उससे डेटर का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अभी अपने को ब्रांच से क्या लेना सर? ओपनिंग एसेट्स। ब्रांच के पास जो जो एसेट्स है वो एचओ ने भेजी है या एचओ के पैसे से ही उसने खरीदी है, तो इस पर हक किसका है? एक्चुअली एचओ का है। कभी भी वो पैसा मंगवा सकता है, एसेट्स को बंद करके, ब्रांच को बंद करके, जितना पैसा आएगा वो किसको मिलेगा? एचओ को। तो ये पैसा मुझे लेना है। फिर मैं कहा ब्रांच के नाम पे हम क्या रख देते हैं? जयपुर ब्रांच। तो जानना इजी होता है नाम से, कोई जयपुर है, कोई कोटा है वगैरह, अदर ब्रांच। एक जयपुर ब्रांच बोलेंगे, बाकी अदर ब्रांच बोलेंगे। एचओ कहाँ पे है? पता नहीं, ठीक है ना? हाँ, सीक्रेट है ये, ठीक है। ओके, चलिए तो सबसे पहला आप रिकॉर्ड कीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ज़रा बड़ा बड़ा नहीं लिखना फिर भी, ठीक है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा चेक करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर ने वाकई में स्पेस दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ओपनिंग एसेट्स क्या क्या आएंगी सर? स्टॉक हो सकता है, ब्रांच के डेटर्स हो सकते हैं, ब्रांच के पास पेटी कैश का बैलेंस भी हो सकता है। जानते हैं ना पेटी कैश? छोटे छोटे खर्चे करने के लिए जो भी पैसा होता है। ब्रांच के पास कोई फिक्स्ड एसेट्स हो। हाँ, मेरी क्लास में ये नहीं चलेगा ना, लेट आने वाला सिस्टम। ये दूसरों की क्लास में चलेगा, अपना गेट बाद में। हाँ, लेट आओ तो बाहर से क्लासेस देखो। प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ओके, तो ये क्या आ गई, ओपनिंग एसेट्स है। ऐसे ही अपने को, अच्छा इसके आगे अपन क्या लगा देते हैं, 1 नंबर। अच्छा सेकंड नंबर पे क्या था, हाँ जी, ओपनिंग लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना था अपने को। अब लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दीज आर ऑल्सो ओपनिंग लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। अब सुनो, हमने कहा जैसे कंसाइनमेंट में करते थे, कंसाइनमेंट में क्या होता था, कंसाइनर कंसाइनर गुड्स सेंड करता था, तो कॉस्ट पे भी कर सकता था और इनवॉइस प्राइस पे भी कर सकता था। अगर इनवॉइस प्राइस पे करता है तो क्या करना पड़ता है अपने को, लोडिंग हटाना पड़ता है। सर जैसे 100 रुपए की कॉस्टिंग का माल है, हो सकता है कि हम 100 रुपए पर ही उसको भेज दें कि हाँ ये हमारी कॉस्टिंग 100 रुपए, हम आपको इतने रुपए का माल भेज रहे हैं। कभी कभी हम अपनी कॉस्ट को शो नहीं करना चाहते, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको इनवॉइस प्राइस पर गुड्स सेंड करते थे। तो वहां पे हम क्या करते थे, जो गुड्स होता था टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो किस पे रिकॉर्ड करते थे, आईपी पे रिकॉर्ड करते थे, इनवॉइस प्राइस पे। फिर क्योंकि हमने उसको 120 पे रिकॉर्ड कर लिया, तो 20 रुपए का क्या हटाना पड़ता था, लोडिंग हटाना पड़ता था इस प्रॉफिट मार्जिन को। ओके, ओपनिंग स्टॉक पे हटाते थे, क्या नाम रखते थे, स्टॉक रिजर्व। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे हटाते थे, क्या नाम रखते थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेम वही अप्रोच यहां पर भी फॉलो करनी होती है। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक पे अगर मान लो ये आईपी पे हुआ, अगर आपको आईपी पे गिवन है तो ऑब्वियसली इसका लोडिंग हटाओगे कि नहीं हटाओगे, यस। इसका लोडिंग हटाओगे तो आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड में बाय स्टॉक रिजर्व लिखना होगा, बाय स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। इधर 120 लिखा, इधर 20 लिखा, अल्टीमेटली क्या बच गया, 100 रुपए बच गया एट कॉस्ट। तो आप इसके लिए अलग कलर यूज करना, हाँ जी, और स्टॉक के सामने लिख देते हैं क्या, आईपी, वो भी अलग कलर से। तो अगर आईपी पे रिकॉर्ड करेंगे तो ये लोडिंग हटाना, अगर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो फिर लोडिंग नहीं हटाना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब, ओपनिंग एसेट्स रिकॉर्ड कर लिया, ओपनिंग लायबिलिटीज। थर्ड नंबर पे क्या, थर्ड नंबर पे फॉर गुड्स सेंट ऑन, फॉर गुड्स सेंट टू जयपुर ब्रांच, और हम बना क्या रहे हैं, जयपुर ब्रांच अकाउंटिंग बना रहे हैं, किसकी बुक्स में, बुक्स ऑफ एचओ, एचओ मेंटेन कर रहे हैं। तो एचओ की बुक्स में ये जयपुर ब्रांच बन रहा है, तो अब एचओ क्या कर रहा है, जयपुर ब्रांच को गुड्स भेज रहा है बाय एचओ। तो क्या रिकॉर्ड करेगा वो, जैसे हम कंसाइनमेंट में करते थे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां पे हो जाएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो लिख देता हूं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, कहां से कहां गया, एचओ से जयपुर ब्रांच, एचओ से जयपुर ब्रांच। और ये चीज हमने डिपार्टमेंटल में सीखी है, रिसीविंग डिपार्टमेंट के डेबिट साइड में लिखना होता है और ट्रांसफरिंग के क्रेडिट साइड में लिखना होता है। वैसे यहाँ पे रिसीविंग ब्रांच के डेबिट साइड में और ट्रांसफरिंग ब्रांच है तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना होगा। अभी गुड्स किसको मिल रहा है, जयपुर ब्रांच, तो रिसीविंग ब्रांच है जयपुर ब्रांच, तो उसके डेबिट साइड में हमने लिखा। अच्छा जरूरी है कि एचओ से ही आए, कोई दूसरी ब्रांच से भी तो गुड्स आ सकता है, तो उसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस केस में भी जयपुर ब्रांच क्या है, रिसीविंग ब्रांच है कि नहीं है। ओके तो मैंने कहा देखो जी बाय अदर ब्रांच, अगर किसी और ब्रांच से आता है तो भी आप सेम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। आप ये मानेंगे क्या, देखो एचओ से अगर हाँ जयपुर ब्रांच पे आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट हो गया एचओ से लेकर जयपुर ब्रांच। अगर अदर ब्रांच से आया है तो आप क्या मानेंगे, अदर ब्रांच से पहले एचओ के पास आया और फिर एचओ से जयपुर ब्रांच आया, तो एचओ तो रिकॉर्ड करे ना कि भैया माल भेजा है जयपुर ब्रांच को। तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, यहां लिख देता हूं अदर ब्रांच टू
जयपुर ब्रांच। ओके, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। हाँ जी, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको भी जो माल भेजा है वो किस पे भेज दिया होगा, इनवॉइस प्राइस से भेजा होगा ऑब्वियसली, तो उसकी भी अपने को क्या हटानी पड़ेगी, लोडिंग हटानी पड़ेगी, हटाएंगे। अच्छा, कुछ माल लौट कर भी तो आ सकता है, उसके लिए क्या लिखोगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होगा, जयपुर ब्रांच से एचओ, जयपुर ब्रांच से अदर ब्रांच, जयपुर ब्रांच से अदर ब्रांच। और इसमें स्पेशल क्या था एक और, यस, हाँ जी देखो, जयपुर ब्रांच से एचओ, तो जयपुर क्या हो गया, ट्रांसफरिंग ब्रांच हो गई ना, तो इसके क्रेडिट साइड में लिख दिया कि एचओ ने लिखा भैया जयपुर ब्रांच ने हमें माल भेजा है। जयपुर ब्रांच ने अगर अदर ब्रांच को भेजा होगा तो जयपुर ब्रांच, हम ये मानेंगे कि जयपुर ब्रांच ने पहले किसको भेजा, एचओ को, और फिर एचओ किसको भेज रहा है, अदर ब्रांच को भेज रहा है, तो ब्रांच तो ये रिकॉर्ड करेगा कि भैया जयपुर ब्रांच से हमें रिसीव हुआ है। ओके, और जयपुर ब्रांच के कोई डेटर ने, जयपुर ब्रांच था उसने माल बेचा होगा, तो उसके वहां डेटर्स आए होंगे अपने लेवल पे, ऑब्वियसली कैश सेल्स भी करता है जयपुर ब्रांच और क्रेडिट सेल्स भी करता है। क्यों नहीं भेज सकता, मैंने कब मना किया, नहीं भेज सकता, जाहिर की भेज रहा है, ऐसे थोड़ी ना खर्चा थोड़ी ना लगाएंगे अपन। अगर मेरे को जयपुर से मान लो उदयपुर भेजना है, तो ऐसे थोड़ी है कि हेडक्वार्टर पहले हेड ऑफिस मुंबई भेजूंगा। मैंने कहा अकाउंटिंग के लिए ऐसा सोचना है ना, इतना तो कोई भी समझदार इंसान अगर वहां होगा तो ऑब्वियसली ऐसा ही करेगा, और नहीं करता है तो वो ऑब्वियसली अगले दिन ही ऑफिस से बाहर होगा, फिर जहाँ घूमना है उसे घूमो, मुंबई घूमना है मुंबई घूमना, उदयपुर घूमना है उदयपुर घूमो, ठीक है। ओके, तो वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ से कि जयपुर ब्रांच से एचओ और फिर एचओ से अदर ब्रांच, हमें ऐसा सोचना है। ओके, फिर उसके बाद जयपुर ब्रांच के डेटर ने अगर एचओ को भेजा हो तो क्या होगा, हाँ जी, भले ही डायरेक्टली जयपुर ब्रांच के डेटर ने एचओ को भेज दिया होगा, लेकिन हम अकाउंटिंग करते टाइम ये दिमाग में रखेंगे कि जयपुर ब्रांच डेटर ने पहले किसको भेजा होगा, जयपुर ब्रांच को भेजा होगा, और फिर जयपुर ब्रांच से आगे एचओ को गया होगा, तो एचओ यही रिसीव करेगा, यही लिखेगा कि भैया हमें जयपुर ब्रांच से मिल गया है, क्योंकि जयपुर ब्रांच को उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अमाउंट से जयपुर ब्रांच को जो गुड्स उसने भेजा था वो वापस क्या आ गया, उसके पास रिसीव हो गया है, जितना अमाउंट से हमने उसको, एचओ ने उसको डेबिट किया था यहाँ पर, मान लो ये हमने ना, एचओ ने 10,000 का माल भेजा था जयपुर ब्रांच को, और जयपुर ब्रांच ने क्या कर दिया था, अपने डेटर्स को माल बेच दिया था 10,000 का, अब वो डेटर लाके क्या दे रहा है, एचओ को वापस माल भेज रहा है, जयपुर ब्रांच डेटर क्या कर रहा है, एचओ को माल दे रहा है डायरेक्टली 10,000 वाला, तो क्या इसके लिए एचओ जयपुर ब्रांच को क्रेडिट नहीं करेगा, करेगा, तभी तो भैया 10,000 इधर दिखाया, वह वापस 10,000 इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्लियर है, तो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस बराबर रहता है, ठीक है, प्योर मैथ्स ही होती है, बस उसके लिए एक अलग लैंग्वेज तैयार कर लिया हमने और कुछ नहीं, प्लस माइनस तो मैथ्स ही है भैया, प्लस वाली साइड लिखा है 10,000 डेबिट साइड में, तो इधर माइनस वाली साइड में भी लिख दोगे। ओके, जरूरी नहीं है कि हर बार डेबिट साइड ही प्लस साइड हो, डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट। जयपुर ब्रांच है, हमने इसको डेटर ट्रीट किया, और डेटर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसका नेचर क्या हो गया, डेबिट हो गया, इसलिए प्लस साइड इसकी डेबिट साइड होगी और माइनस साइड इसकी क्रेडिट साइड हो गई। ये चीज़ समझ में आती है, हाँ जी, जिसको ये चीज़ समझ में आती है वो कभी अकाउंट में गलती नहीं करेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस का रूल है और कुछ नहीं। ओके, अच्छा, ये जो माल लौट के आएगा, ऑब्वियसली जब आपने माल भेजा था आईपी पे, तो हम लौटाएंगे भी किस पे, आईपी पे लौटाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, अगर ये भी आपको आईपी पे इंफॉर्मेशन गिवन है तो दोनों का लोडिंग हटेगा कि नहीं हटेगा, तो अभी दोनों का लोडिंग हटा देते हैं, पहले जो माल भेजा गया था उसका लोडिंग हटाते हैं, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, नेट करके भी,
हाँ हाँ, दोनों को नेट करके भी दिखाया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, फिलहाल कौन सा, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, जो माल भेजा था उसका लोडिंग हटा दीजिए, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। और इधर जो माल लौट के आया उसका लोडिंग हटा दीजिए, टू गुड्स सेंट ऑन, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग ऑन, हाँ जी, गुड्स रिटर्न, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न। अच्छा सर, नंबरिंग तो लगाया नहीं आपने, हाँ, जब माल रवाना किया था उसकी नंबरिंग थी 3, ओके, तो ये 3 नंबर, ओके, और जब माल लौट के आया तो 4, तो दिस वन इज 4, ओके। लोडिंग के लिए अपन ने कुछ लिखा नहीं था ऊपर, ये तो हम बस ऐसे ही एड ऑन समझा रहे हैं कि इसमें एक में ही काम हो जाएगा, कॉस्ट पे भेजा हुआ भी काम हो गया और इनवॉइस प्राइस पे भेजा हुआ भी काम हो गया एक साथ में, इसीलिए उसको अपन ने कलर ही अलग दे दिया है। नाउ अब 3 हो गया, 4 हो गया, देन 5, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एचओ फॉर जयपुर ब्रांच, जयपुर ब्रांच के लिए एचओ ने खर्चा किया, या दूसरा एचओ ने खर्चा करने के लिए जयपुर ब्रांच को पैसा भेजा, दोनों में ही एचओ के पास से तो पैसा लगा है ना। जनरली खर्चा होने की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन ये एक्सपेंसेस कहाँ हुए हैं, किसके लिए हुए हैं, जयपुर ब्रांच के लिए हैं। ज्वाइंट वेंचर में ऐसा सीखा था, सब पढ़ा दो सर एक ही चीज में, हाँ, ज्वाइंट वेंचर भी याद दिला दो, डिपार्टमेंटल भी याद दिला दो, कंसाइनमेंट भी याद दिला दो, सब दिला दो। हाँ देख लो मिक्स हो रहा है सबका, इसीलिए मैंने कहा था ये स्पेशल अकाउंटिंग है ब्रांच। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या करता था, जैसे खर्चे होते थे पर्चे अकाउंट डेबिट, तो अपन क्या करते थे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कोई भी नॉर्मल खर्चा हुआ तो भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ऐसे कंसाइनमेंट में भी क्या होता था, कंसाइनर जब खर्चे करता था तो हम क्या करते थे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू नहीं करके वो क्या करता था, कंसाइनमेंट के लिए खर्चा हुआ है। अच्छा वही चीज अगर कंसाइन ही खर्चा करता तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस टू बैंक की जगह वो क्या करता है, ये खर्चा किसका है, कंसाइनर का है, तो कंसाइनर टू बैंक। लॉजिक समझ में आता है हर चीज का, ठीक है ना, कि क्यों किसकी बुक में किसके नाम लिखना है वो खर्चा, मेरा खर्चा है तो खर्चा। ऐसे ही बीपी के अंदर भी पड़ा था, बीपी बीआर के अंदर भी नोटिंग चार्जेस जिसका खर्चा था उस केवल उसी ने नोटिंग चार्जेस डेबिट किया, बाकी तो एक दूसरे के नाम लिखे जा रहे थे। तो अकाउंटिंग का रूल ही यही है, जिसको ये समझ में आ गया उसको अकाउंटिंग इजीली आ जाती है, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो एचओ ने खर्चा किया किसके लिए, जयपुर ब्रांच के लिए, तो जयपुर ब्रांच के नाम लिखोगे ना, तो जयपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा हुआ है तो पैसा तो गया है, तो टू कैश, टू कैश या बैंक कुछ भी यूज करो, और नंबरिंग क्या लगा दे, 5th, ओके, 5th नंबर। फिर उसके बाद कैश रेमिटेंस बाय जयपुर ब्रांच टू एचओ, जयपुर ब्रांच क्या करेगा, अपने यहाँ पे माल बेचा होगा, कैश भी बेचा होगा, क्रेडिट भी बेचा होगा, तो जितना कैश में बिका वो तो उसके पास पड़ा ही है कैश, जो क्रेडिट में बेचा होगा डेटा से भी कलेक्ट हो गया होगा पैसा, वो भी कैश पड़ा है, वो कैश क्या कर दिया होगा उसने, उसमें से अपने खर्चे वर्चे कुछ काट के बाकी पैसा क्या कर दिया होगा, हेड ऑफिस को भेज दिया होगा, जैसे कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, ओके। तो वैसे यहाँ पे जब पैसा भेजेगा तो हम जयपुर ब्रांच के यहाँ, जयपुर ब्रांच को हमने क्या मान रखा, अपना डेटा टाइप ट्रीट करेगा, डेटा से पैसा आता है तो बाय कैश लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वैसे यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, बाय कैश, बाय कैश और बैंक, जब भी एचओ से पैसा आएगा ये 6 नंबर, बाय कैश और बैंक, ओके। फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग एसेट्स एट जयपुर ब्रांच, फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग एसेट्स एट जयपुर ब्रांच, अब आपको क्या करना है, एसेट्स रिकॉर्ड करनी है, क्लोजिंग एसेट्स, तो आप क्या कर देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आप सिर्फ यहां लिख दीजिए क्लोजिंग एसेट्स, उसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, वो सारी जो ओपनिंग में आई थी उन सब का नाम आएगा कि नहीं आएगा, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, हाँ जी, कोई कैश या पेटी कैश हो गया, कैश को क्यों नहीं लिखते जनरली, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ब्रांच अपने पास कैश नहीं रखता, जितना कैश होता है वो क्या करेगा, एचओ को भेज देगा, इसलिए सिर्फ पेटी कैश का खर्चा उसके पास रख रखा है, ओके। फिक्स्ड एसेट्स,
और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी अपने को गिवन होगा वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। नंबरिंग कौन सी, 7th। ओके, ऐसे ही आप क्या करोगे, क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी लिख दोगे, ठीक है जी। टू बैलेंस, कैरेट डाउन, क्लोजिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग लाइबिलिटीज जिसमें कौन कौन, क्रेडिटर्स हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। नंबरिंग 8th, ठीक है जी। अब किसी को याद आया एक और लोडिंग हटाना है, कौन सा, यस, ये स्टॉक किस पे हो सकता है, आईपी पे हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी लोडिंग हटाओगे, टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, हाँ जी, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर, अब क्या बच गया, ब्रांच अकाउंट बनाते क्यों हैं, प्रॉफिट लॉस के लिए। तो अगर फायदा होता है तो जनरल पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। इफ प्रॉफिट, और नुकसान होता है तो बाय जनरल पी एंड एल। इफ लॉस, तैयार प्रॉपर अच्छे से, अब तो याद हुआ होगा, कल हमने एक बार लिखा, आज हमने फिर लिख लिया। हाँ जी, हो जाए तो डन बोलने का, ऑनलाइन वालों। ओके नलिन, मुस्कान, वंशिका, आर्यन, मिशिका, हर्ष, अब देखते हैं अपने को कितना समझ में आया। ओके खुशी, अक्षिका, चलो फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूल लाए हो, नहीं लाए, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ जी, बाकी के लोगों को क्या करना होगा, मॉड्यूल में आपके ये क्वेश्चन मिलेगा। हाँ जी, जिसके सिलेबस 2016 है उसके तो ये मॉड्यूल में है, और जिसके सिलेबस 2022 है वो इसको एग्जाम्पल की तरह ट्रीट कर लेगा, ठीक है। ओके चलो देखो फिर, रीड करो और देखो क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं। क्या दे रखा है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग। तो आपको दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाना है, आपको क्यों चाहिए, नोट्स में है ना आपके तो। हाँ जी ठीक है, क्या हो गया, हाँ ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि चैप्टर, कोई बोलता है सर इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं कहता हूँ हाँ भैया, कोई भी पढ़ाई इंटरेस्टिंग थोड़ी होती है, पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है ना? चलो देखो, हाँ पढ़ाई कौन सी इंटरेस्टिंग होती है भैया, किस दिन पढ़ाई इंटरेस्टिंग हुई थी, किसी दिन नहीं हुई थी,
पढ़ाने पे हाँ डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, किस सब्जेक्ट में आप बेहतर पढ़ा सकते हो। अब मैं अगर टेक्स्ट वेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छा थोड़ा ना पढ़ा पाऊंगा, ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा उतना अच्छा। ठीक है ना, तो अपनी पहचानो, क्वालिटी पहचानो, खूबी पहचानो, और फिर अगर आप अच्छा डिलीवर कर सकते हो वो कंटेंट, हर जन का कंटेंट अच्छा होता है क्योंकि हर दिमाग की सोच अलग अलग होती है, तो आप उस जिस कंटेंट को अच्छे से डिलीवर कर सकते हो आप उसी में माहिर। कल इसीलिए तुमको वो वीडियो भेजा था एक, रोनाल्डो का, क्या सीखा उससे? सर से मारा उसने, ये सीखा। वो भी माथा फोड़ी, वो भी माथा फोड़ी कर रहा था, वो वाकई में माथा फोड़ी कर रहा था। क्या सीखा उससे बताओ, अच्छा याद दिला दिया तुमने। वो कितनी दूर से उसने छलांग लगाई थी, और वो हाँ, और देखता हुआ कंटिन्यू उस बॉल को देख रहा था, फुटबॉल को। यस, तो टारगेट को इतना, मतलब उसकी नजर केवल और केवल किस पे थी, उसकी आंखों को देखो, उसकी सिर्फ और सिर्फ उस बॉल पे थी। सामने भी एक प्लेयर था लेकिन उसने उसको बिल्कुल नहीं देखा, और वो जब तक उछला नहीं उससे पहले तो वो उछलता हुआ आ रहा था कंटिन्यू हवा में ही। ठीक है ना, तो हाँ अब बच्चे तो कुछ देख रहे हैं, हाँ देखो देखो देखो, हाँ देखो देखो। अगर आपका, हाँ अगर आपका ध्यान एक ही तरफ है तो मिल ही जाएगा, देर हाँ देर हो चाहे बट मिल जाएगा। दिल्ली ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, चलो देखो। हाँ जी, नहीं ये बहुत देखने ऑब्जर्व करने की चीज थी, तुमने पता नहीं क्या ऑब्जर्व किया होगा, तुमने सोचा होगा सर ने ऐसे ही भेज दिया, आज सर को क्या हो गई, फुटबॉल खेल रहे हैं क्या सर। हाँ देखो, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एट कॉस्ट, ब्रांच के पास, ब्रांच के पास इतने रुपए का स्टॉक पड़ा है, ब्रांच के इतने रुपए के डेटर्स हैं, ब्रांच के पास ओपनिंग में इतना पैटी कैश पड़ा है, और ब्रांच के पास ओपनिंग में इतना का फिक्स एसेट है, फर्नीचर है, ब्रांच के इतने के ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। तो सर ये तो हो गया वो अपना फर्स्ट नंबरिंग, ये हो गया अपना वो सेकंड नंबरिंग, ओपनिंग लाइबिलिटीज, राइट। फिर और पढ़ लेते हैं एक बार पूरा, माइंड में इमेज बन जाए पूरा। गुड सेंड टू ब्रांच, अच्छा सर एट कॉस्ट भेजा है तो वो लोडिंग वाला झंझट नहीं। सर ये अपना थर्ड नंबर था आई थिंक, जो माल भेजा था अपन ने, टू गुड सेंड टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अच्छा सर ये फोर्थ नंबर पे था अपने, बाय गुड सेंड टू ब्रांच लिखते हैं हम इसके लिए, ये भी एट कॉस्ट है तो इसके लिए भी लोडिंग हटाने का जरूरत नहीं। ओके, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, कहां रिकॉर्ड करेंगे? वेरी गुड ऋतिक, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। कस्टमर ने ब्रांच को लौटाया, मैंने क्या कहा था, एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। हाँ, वो ब्रांच को दिया तो ब्रांच के पास है ना, वो स्टॉक में आ जाएगा, है ना। ब्रांच ने एचओ को तो दिया ही नहीं, हमने कौन सा रिकॉर्ड किया था, जब ब्रांच के डेटर ने एचओ को डायरेक्ट भेजा हो। अभी ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को ही भेजा है, सेल्स रिटर्न टाइप, ठीक है। ओके, तो इसको रिकॉर्ड हम ब्रांच अकाउंट में नहीं करेंगे, इसको ब्रांच अकाउंट में जगह नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी लेकिन ब्रांच अकाउंट में तो नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी सर? ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाओगे ना, ब्रांच अपने लेवल पे एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे और ब्रांच का डेटर का क्लोजिंग बैलेंस अगर हमें पता करना पड़ गया तो, या ब्रांच से कितना कैश, सॉरी अपने डेटर से कितना कैश कलेक्ट हुआ है अपने को वो पता करना पड़ गया तो जैसे डेटर अकाउंट बनाते हो ना वैसा यूज आएगा इसका। कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, ब्रांच को अपने कस्टमर से पैसा मिला, एचओ क्या करेगा? कुछ नहीं, एचओ तब करेगा जब ब्रांच एचओ को पैसा भेजेगा। ओके, अभी ब्रांच अकाउंट की बातें हो रही है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, अपने को कोई लेना देना, एचओ को नहीं। बैड डेट रिटर्न ऑफ, नो। क्रेडिट सेल्स, नो। कैश सेल्स, नो। ओके, पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ओके ब्रांच ने कुछ खर्चे किए, पैटी एक्सपेंसेस, ठीक है। हम क्या करें? कुछ नहीं, हाँ जी, ओके। इन सबका रोल होगा, इन सबका रोल होगा लेकिन ब्रांच अकाउंट में नहीं होगा।
चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे करने के लिए ब्रांच ने पैसा भेजा। हाँ, ब्रांच ने पैसा भेजा है, टू कैश में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, टू ब्रांच, हाँ टू कैश अकाउंट। ओके, अब ये तो रिकॉर्ड होगा ना टू कैश, जब वो कौन सा नंबर पे था, वो 5 नंबर पे ही था शायद, हाँ जी 5 नंबर पे ही था, जब खर्चे भेजते हैं तो 6 नंबर पे क्या था अपना, जब ब्रांच एचओ को पैसा भेजता है, तो वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कितना पैसा अभी ब्रांच एचओ को देगा। कैश सेल्स हुआ है उसके पास, प्लस उसने क्रेडिट सेल्स किया था, तो डेटर से पैसा भी आया होगा। हाँ सर, डेटर से पैसा भी आया होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पैसा क्या करेगा, एचओ क्या करेगा, हाँ सॉरी ब्रांच क्या करेगा, एचओ को भेजेगा। अपने पास नहीं रखता है वो, ऐसा मत दिखा देना क्लोजिंग कैश, नहीं, वो क्या करेगा, हम मानते हैं कि भैया वो पैसा किसको दे दिया गया है, एचओ को दे दिया गया है। ओके, 6 नंबर पे वो, 7 और 8 पे क्या था, 7 और 8 पे क्लोजिंग एसेट्स, हाँ क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग, और 9 पे क्या था, ये प्रॉफिट। ओके, ये 9 पे था प्रॉफिट और लॉस। तो क्लोजिंग एसेट्स तुम्हारे पास कहाँ कहाँ, कौन कौन सी क्लोजिंग एसेट है, क्या तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, उत्तरी, इस चक्कर में किशन बड़ा हो जाएगा, वरना तो कुछ भी नहीं था। अगर मेरे को वो क्लोजिंग स्टॉक दे देता, अगर वो मेरे को क्लोजिंग डेटर्स दे देता, अगर वो मेरे को क्लोजिंग पैटी कैश दे देता, अगर वो मेरे को क्लोजिंग फर्नीचर दे देता, तो मेरा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट था। अगर वो मेरे को क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे देता, तो मेरा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट था। बट अब मेरे को ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्लियर है, ओके तो करें फिर चालू। और नीचे क्या दे रखा है, गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है जी, कस्टमर को कैसे भेजा जाता है, 50% जोड़कर हम माल बेचते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, फर्नीचर पे, अच्छा फर्नीचर की तो मतलब क्लोजिंग वैल्यू मिल गई मेरे को। ओपनिंग 60 है, 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, कितना होगा, 6 का डेप्रिसिएशन लग के बचेगा कितना, 54,000। ओके चलिए करें शुरू। हाँ कोई बच्चा क्या बोल रहा है, सर ओपनिंग क्रेडिटर्स कौन से होंगे, ब्रांच जहां से माल खरीदा होगा, उधारी खरीदा होगा ब्रांच ने, तो ब्रांच के जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या होंगे, उसके ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे, बस। चलिए, तो जो जो चीजें हम लिख सकते हैं वो तो लिख दें, और फिर कैलकुलेशन में लग जाएंगे। तो चलिए, इन द बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच अकाउंट फॉर्मेट बना लीजिए, दे हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का कॉलम नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, ओपनिंग, ओपनिंग एसेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, स्टॉक है, डेटर है, पेटी कैश है और फर्नीचर है। स्टॉक है, डेटर है, पेटी पेटी कैश है और फर्नीचर है, फर्नीचर है। हाँ जी, छोटा छोटा लिखना आपने तो। स्टॉक कितना, हाँ मतलब जितना दिख जाए तुमको इजीली। स्टॉक कितना, 17,80,000। तो चाहो तो डायरेक्ट ही क्या कर दो, बाहर वाले कॉलम में ही दिखा दो, 1780। डेटर्स 140, पेटी कैश 2,500 और फर्नीचर 60,000। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हाँ जी, ओपनिंग क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स कितने के, 60,000 के। ये लो जी 60,000 के क्रेडिटर्स, 60,000 के क्रेडिटर्स। उसके बाद जब माल भेजा तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच 5220, टू गुड्स एंड टू ब्रांच 52,20,000।
52,20,000। जब माल लौट के आया, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, फोर्थ नंबर, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, कितना? 78,000। ओके, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच 78,000। फिर उसके बाद कुछ चीजें थी जो एचओ और ब्रांच के बीच में डील नहीं हुई थी, उसको रिकॉर्ड नहीं करके खर्चों के लिए क्या किया? चेक भेजा था। ओके, तो टू बैंक, फिफ्थ नंबर, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना पैसा भेजा? 3,1,20,78,700, 4,98,700, 4,98,700। हाँ जी, रेमिटेंस बाय एचओ। ओके, लिखो तो लिखो, कोई जरूरत नहीं है। टू बैंक अकाउंट, ये सब रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे क्या करना था? मुझे देखना था कि ब्रांच ने एचओ को कितने पैसे भेजे, तो पैसे का भी देखना और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटस, ये सब भी अपने को कैलकुलेट करने होते हैं। ओके, फर्नीचर का अपने को फिर भी क्लोजिंग पता है और तो कुछ नहीं पता, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो बनाए ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या, कौन सा बनेगा? वर्किंग नोट में बनेगा। दीज आर द मेमोरेंडम अकाउंट्स ओनली, दीज आर द मेमोरेंडम अकाउंट्स। तो अपने को कोई डबल एंट्री सिस्टम का दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक, हाँ देखो, वर्किंग नोट, पूरा पेज खाली होगा। ठीक है, चार अकाउंट बनाने हैं। क्या बोल रहे हैं? ओके जी, हाँ देखो, वर्किंग नोट सबसे पहले क्या बनाओगे? मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ। मेमोरेंडम अकाउंट मतलब कोई ना कोई कैलकुलेशन के लिए आपने इसको बनाया है, जो हमें मेन अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। डेटर या स्टॉक? स्टॉक, कोई भी बना लो पहले। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ कर सकते हैं। हिसाब किताब वैसे भी लग सकता है, मेमोरेंडम अकाउंट ही तो है, क्या दिक्कत है? ओके, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का नेचर क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, इसका मतलब इसका प्लस वाला साइड ये हो गया और माइनस वाला साइड ये। स्टॉक बढ़ेगा अगर ब्रांच के पास तो डेबिट में लिखा जाएगा, और स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। ओपनिंग कितना था? 17,80,000, 17,80,000। फिर वन बाय वन अब देखते जाते हैं क्या हुआ ट्रांजेक्शन्स में। ओपनिंग स्टॉक के बाद था ब्रांच को माल भेजा 5220, इससे ब्रांच के पास स्टॉक क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, पक्का? ओके, तो लिखो, क्या लिखोगे? टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। मेमोरेंडम अकाउंट है, वर्ड्स पे इतना कोई फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना था? 52,20,000। ओके, फिर उसके बाद और देखो स्टॉक का क्या हुआ। ब्रांच ने एचओ को भेजा तो ब्रांच का स्टॉक कम हो गया होगा, कितने का? 78,000 का। तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच कितना? 78,000। ओके, 78,000। फिर मैंने और देखा स्टॉक का क्या हुआ। कस्टमर ने ब्रांच को लौटाया। ओके,
तो पहले अपने कस्टमर को बेचा भी तो होगा। तो कितने का बेचा था? ये क्रेडिट सेल्स 7294, तो ये रिकॉर्ड कर दूं पहले, कुछ भी रिकॉर्ड कर लो, क्या फर्क पड़ता है। कस्टमर ने ब्रांच को लौटाया, ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ा होगा कि कम हुआ होगा? बढ़ा होगा, तो बढ़ा होगा तो डेबिट साइड में लिखो, डेबिट साइड में। अच्छा रुक जाओ सर, इस लाइन का क्या रोल है? सर ये ब्रांच स्टॉक आप किस पे बना रहे हो? सर ये हम, हाँ, एट कॉस्ट बना रहे हैं, है ना, एट कॉस्ट बना रहे हैं सर हम लोग, ऑब्वियसली। तो अभी ये कस्टमर वाले जो ट्रांजेक्शन है, कस्टमर को जो माल बेचा होगा, ये वाला जो क्रेडिट सेल है, या ये वाला जो लौट के आया माल, ये तो किस पे रिकॉर्ड हुआ होगा? सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ होगा। तो सेल वैल्यू पे थोड़ा ना रिकॉर्ड करेंगे, हमें तो हिसाब किताब ये देखना है ना, कितने का कॉस्टिंग का स्टॉक आया और कितने का स्टॉक कॉस्टिंग का स्टॉक गया। तो अपने को क्या करना होगा फिर? अच्छा एक बात बताओ, जब आपने कैश में माल बेचा होगा तब भी तो स्टॉक गया होगा आपके पास। ओके, तो मुझे सेल्स नहीं, मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे सेल्स नहीं, मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितने रुपए की कॉस्टिंग का माल गया और वापस लौट के आया। तो अपन क्या कर देंगे, हम लिख देंगे यहां पे बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने बोला ना मेमोरेंडम अकाउंट है, तो अकाउंटिंग का कोई दिमाग नहीं लगाना है। बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने कितने का माल भेजा था? मैंने कहा कैश सेल्स है मेरी 320 की, मैंने कहा क्रेडिट सेल्स है मेरा 7294 का, 7294 का, और ये तो मैंने माल बेचा, उसमें से कुछ लौट के आ गया, उसको यहीं पे माइनस कर दो। अगर वहां माइनस करते डेबिट साइड में भी लिख सकते थे, और वरना यहीं पे माइनस कर दो कि मेरा नेट सेल्स कितना है, मेरी नेट सेल्स कितनी है, में से सेल्स रिटर्न हटा दो। सेल्स रिटर्न कितने का था? 57,000 का। ये मेरी नेट सेल्स आ गई है, और मैं माल बेचता कैसे हूं? कॉस्ट प्लस 50%, मतलब 100 रुपए में 50 रुपए जोड़कर। तो ये सेल्स कितने पे होगी? 150 पे ना, तो इनटू, मेरे को क्या चाहिए? कॉस्टिंग चाहिए, तो 100 डिवाइड बाय 150, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। 150 से डिवाइड कर दियो सेल वैल्यू से, और कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने रुपए की कॉस्टिंग का माल बिक गया है? 50 लाख 50,38,000। ओके, तो सिंपली कितना आया और कितना गया देखना है ना। तो कितने रुपए का माल आपके पास से गया? कॉस्टिंग, ना कि सेल वैल्यू। सर 3 लाख बीजा का माल बेचा, 7294 का भी माल बेचा, उसमें से 57 लौट के आ गया, तो टोटल इतने रुपए का हमने नेट हमारा सेल था, और उसके हमें क्या देखना है? उसकी कॉस्टिंग देखनी है। ये चीज समझ में आई? कॉस्टिंग, हिसाब किताब, अकाउंट ना बना के अगर दिमाग लगा के अपन ऐसे भी करते हैं कि कितना माल आया और कितने रुपए का माल गया, तो माइनस क्या किया जाता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया जाता, ना कि सेल। ओके, तो स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। चलिए जी, अब और देखते हैं। हाँ प्रेरणा, हर्ष, ओके, अब और देखते हैं सर और क्या आ सकता है। मैंने कहा और तो क्या आएगा, कस्टमर ने माल लौटाया वो आ चुका है, पैसा आया वो अभी यहाँ पे नहीं आएगा, स्टॉक से देखना है, डिस्काउंट अलाउड बैड डेट नहीं, क्रेडिट सेल्स कैश सेल दोनों आ गया, खर्चे वर्चे नहीं। ओके हो गया स्टॉक कंप्लीट। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 18,84,000। ओके अक्षिता, ओके हर्ष, 18,84,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 18,84,000। तो मिल गया मेरे को एक चीज, तो क्लोजिंग एसेट में मेरे को स्टॉक का एसेट मिल गया है, इसी के लिए मैंने बनाया था ये स्टॉक अकाउंट। अब हम बनाते हैं क्या? डेटर अकाउंट। मुझे डेटर भी चाहिए, लेकिन सर डेटर में एक चक्कर पड़ेगा। क्या? डेटर में मेरे पास ना तो क्लोजिंग डेटर है और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं सर, डेटर से कितना पैसा आया था ये अपने को मिला हुआ है, ठीक है, फिर डेटर अकाउंट हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अकाउंट से 2 मिसिंग फिगर नहीं निकल सकते ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटर में बाकी सब रिकॉर्डेड है। चलो बनाते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। तो सिंपली आप क्या बना रहे हो यहाँ पे? डेटर अकाउंट बना रहे हो और कुछ नहीं। डेटर अकाउंट बनाना है अब अपने को।
ओपनिंग डेटर्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑब्वियसली कपिल कॉस्ट लिया है हमने, प्रॉफिट क्यों लेंगे, हम लोग कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं ना, तो सारा वैल्यूज कॉस्ट, कितने रुपए की कॉस्टिंग का माल आया डेबिट साइड में, कितने रुपए की कॉस्टिंग का माल गया क्रेडिट साइड में, हमने रिकॉर्ड किया स्टॉक में। ब्रांच डेटर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने कहा डेटर कितने के थे, 1,40,000। फिर डेटर को आपने माल बेचा था टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितने रुपए की थी, क्रेडिट सेल्स 72,94। ओके, डेटर अकाउंट बनाना तो आता है ना। ओके, डेटर से क्या क्या हुआ था सर, उसको हमने डिस्काउंट भी अलाउ किया था, बैड डेट भी हुआ था, पैसा भी उससे हमें रिसीव हुआ था बाय कैश, तीनों चीजें लिख दो। डिस्काउंट कितने रुपए का, 5,000, बैड डेट 10,000, तो 5,000 का डिस्काउंट अलाउड, 10,000 का बैड डेट, और कैश कितना मिला था डेटर से, कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर 61,10,000। ओके, 61,10,000। और कुछ, क्या कोई सेल्स रिटर्न भी था क्या, हाँ सर देखा था ना अभी अपन ने, सेल्स रिटर्न भी था, कितने का था, 57,000 का। क्या कैश सेल्स वाला माल लौट के नहीं आएगा, हम ये मानेंगे कि क्रेडिट सेल्स वाला ही माल लौट के आता है। माल लौट के कौन सा वाला आया होगा, ऑब्वियसली डेटर को जो आपने माल बेचा होगा उधारी पे, वही माल लौट के आया होगा। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, तो सब हमने कस्टमर वाले अकाउंट डेटा रिकॉर्ड कर लिए। क्या डेटा अकाउंट बनाना मुश्किल था, नहीं। तो देखो क्लोजिंग डेटर्स कितना आ रहा है, ओके 12,52,000। ओके प्रेरणा, ओके हर्ष 1252 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये लो जी, मेरे को दूसरी क्लोजिंग एसेट भी मिल गई, कितना बताया, 12,52,000। क्लोजिंग एसेट्स चाहिए थी ना, ये लो क्लोजिंग एसेट्स। और कौन सी क्लोजिंग एसेट चाहिए तुमको, सर फर्नीचर, मैं कहा फर्नीचर में तो डेप्रिसिएशन हटा के बस लिख देना। और कौन सी चाहिए तुमको, पैटी कैश, चलो जी बनाते हैं पैटी कैश, ब्रांच पैटी कैश, मेमोरेंडम ब्रांच पैटी कैश। पैटी कैश में भी ओपनिंग बैलेंस था तुम्हारे पास, हाँ सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए था, 2,500। ठीक है जी 2,500। हाँ सर, एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ होती है, डिपेंड करता है, बोला रखा है मैंने कि उसको चाय कैसी मिली होगी, और उस टाइम तुम्हारी कॉपी आ गई हो, चाय अच्छी मिली हुई है, घर में झगड़ा नहीं हो रखा है, और तुम्हारी कॉपी चेक करने को आ गई, तो अच्छे नंबर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग मिलेगी। और अगर उसने चाय अच्छी नहीं मिली, घर पे झगड़ा हो रखा है, और फिर तुम्हारी कॉपी चेक करने आ गई, तो ऑब्वियसली समझ सकते हो। ओके, पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस 2,500। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर पेटी कैश में कोई खर्चा वर्चा, हाँ पेटी एक्सपेंसेस 80,000 का खर्चा हो गया। ये खर्चा कहां से किया होगा, तुमको पैसा भेजा होगा तभी तो खर्चा किया होगा ना, तुमको पैसा भेजा होगा, उसी में से तुमने खर्चा किया होगा, तो कैसे हुआ होगा वो खर्चा, तुमको पैसा मिला होगा इसके रिगार्डिंग। तो पैटी कैश आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, पैटी कैश के अंदर क्या, टू एचओ, या तो यहाँ से डायरेक्ट टू एचओ लिख दो, या फिर इससे भी बेटर क्या रहता है, इससे भी बेटर क्या रहता है कि पैटी कैश के लिए पैसा आया होगा ना पहले तो तुम्हारे लिए, हाँ वही आया है और वही खर्चा कर दिया गया। अच्छा उससे ज्यादा कर दिया, अच्छा ठीक है, तो इससे बेटर है एक और करना चाहिए अपने को, मेमोरेंडम ब्रांच कैश भी बना लेना चाहिए।
कैश होता है बड़ी तिजोरी और पेटी कैश होता है छोटी तिजोरी। दोनों ही आपकी क्या होती है, एसेट्स ही होती है। ब्रांच कैश में क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है? नहीं सर, ओपनिंग बैलेंस थोड़ी ना होता है ब्रांच कैश के अंदर। नहीं, इसके बाद कोई वर्किंग नोट नहीं है, बस 4 ही हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था क्या कुछ? नहीं सर। अब तुम ये सोचो तुम्हारे पास पैसा कहां कहां से आया। मैंने कहा पैसा मेरे पास कैश सेल से आया, तो लिख देता हूं टू सेल्स। कितने रुपए आए थे कैश सेल से? 3,20,000। और पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? ये प्लस साइड एचओ ने भेजा, तो ब्रांच कैश टू एचओ। कितने रुपए भेजे थे एचओ ने? सर वो खर्चे करने के लिए भेजे थे एचओ ने। एचओ ने क्या किए थे? खर्चे करने के लिए चेक भेजा था, ये रहा 3,21,78,700 का। कितना हुआ टोटल? 498,700। ओके, और कुछ पैसा भेजा? नहीं। और कहीं से पैसा आया? हाँ, वो डेटर से कलेक्ट हुआ था ना, तो लिख दो टू ब्रांच डेटर। डेटर से भी तो पैसा आया था अपने पास, टू ब्रांच डेटर 61 10,000। और कहीं से पैसा आया? नहीं से कैश सेल्स। देखो पैसे का सोर्स क्या है, या तो कैश में माल बेच दिया, या डेटर से आ गया, या एचओ दे देगा, है ना? ठीक है, ओके। अब इसमें से खर्चा कहां कहां हुआ? मैंने कहा ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस वो तीनों 498,700। तो जो एचओ ने पैसा भेजा वो सारा का सारा तो उन 3 खर्चों को करने में लग गया था। तो पैटी कैश का पैसा खर्चा कहां से किया तुमने? अपने कैश सेल्स या कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर में से ही तो किया था तुमने। ओके, तो आप यहां पे लिख दो अपना पैसा आप कहां ट्रांसफर कर दो? ब्रांच पैटी कैश में ट्रांसफर करो। पहले पैटी कैश में ट्रांसफर कर दो कि इतना पैसा हम अपने पैटी कैशियर को दे रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं पैटी कैशियर को? कितना पैसा? 64। कुछ और कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है? कोई और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ सर। अरे सर, ये जो चेक भेजा था पैटी कैश के लिए, उसने खर्चा भेजा था ना अलग से 78,700। तो ये जो कैश आया है एचओ से, इसमें से 78,700 तो क्या है? एक्सपेंसेस है। और अपन ने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया? 498,700 के खर्चे लिख दिए। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा ना। एक बार पेटी कैश को मत हटाओ आप भले ही। एक्सपेंसेस के नाम पे कितने खर्चे थे? सर एक्सपेंसेस के नाम पे तो सैलरी और रेंट था, तो अपने पास से एक्सपेंसेस के नाम पे लगा होगा सैलरी और रेंट। सैलरी कितने रुपए का? 3 लाख। और रेंट कितने का? 1,20 का। अच्छा, और जो खर्चा हुआ था ना, मैंने एक साथ दिखा दिया। और जो खर्चा हुआ था ना, वो किसके लिए मिला था? पैटी कैश के लिए मिला था। तो अपन क्या करते हैं, उसको ब्रांच पैटी कैश में ट्रांसफर कर देते हैं। पैटी कैश कितना मिला था पैटी कैश के लिए? 78,700। 78,700 ये था कैश का मामला। आया उतना ही अमाउंट बट थोड़ा अलग अलग दिखाना पड़ा। आया उतना ही अमाउंट था बट अलग अलग दिखाना पड़ा। वापस सुनना, कैश में क्या क्या आया? कैश सेल्स प्लस कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर प्लस एचओ ने जो भेजा। अब एचओ ने किस किस के लिए भेजा था? सर पहला एचओ ने भेजा था सैलरी का खर्चा हो गया, उससे हमने रेंट का खर्चा कर दिया, और बाकी हमने पैटी एक्सपेंसेस के लिए लिया था तो पैटी कैश में डाल दिया। अब पैटी कैश में लिखोगे कि नहीं लिखोगे इसको? हाँ सर लिख दो। पैटी कैश में पैसा कहाँ से आया? ब्रांच कैश से आया। कितने रुपए? 78,700। उसमें से तुमने खर्चे कितने कर दिए? पैटी एक्सपेंसेस कर दिए तुमने 80,000 के। अब देखो तुम्हारे पास कुछ बचा है कि नहीं बचा है पैटी कैश में? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितने रुपए? 1,200 रुपए। ये थोड़ा सा स्टोरी मेकिंग करना पड़ेगा और कुछ नहीं है दिमाग में, कि भैया जो खर्चा के लिए एचओ ने दिया था उसमें पैटी एक्सपेंसेस के लिए भी था, तो आप उसको पैटी कैश में ट्रांसफर करो और फिर पैटी कैश में दिखाओ कि भैया 78,700 कैश आ गया अपने पास और उसमें से 80,000 के खर्चे हो गए, बाकी अभी भी पैटी कैश में पड़ा है 1,200। स्टोरी मेकिंग का गेम और कुछ नहीं।
अच्छा, और पैटी कैश में देखो, ब्रांच कैश में देखो कितना पैसा बचा हुआ है अभी भी ब्रांच कैश में। एचओ को भेज दो, ये पैसा अपने पास थोड़ी ना रखना है। याद करो वो एक चीज और मिसिंग थी अपने को ब्रांच अकाउंट में लिखने की, क्लोजिंग एसेट्स तो चाहिए थी, प्लस साथ में ये भी देखना था कि एचओ को कितना पैसा भेज रहे हैं। तो ये ब्रांच कैश इसी के लिए बनाया था कि एचओ को कितना पैसा भेज रहे हैं, 64,30,000 टोटल लगा दो। डन। चलिए, क्या अब ये वैल्यूज आप यहां पर लिख देंगे सारी? सर आपने ना ब्रांच क्रेडिटर नहीं बनाया। एक बात बताओ, पूरा क्वेश्चन बड़ा क्रेडिटर के रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन था क्या? तो हम ये मान लेंगे कि ओपनिंग क्रेडिटर ही क्या है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। तो हम मान लेंगे कि ओपनिंग क्रेडिटर्स ही क्या है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये लिख लिया है सारा, बना लिया, बना लो। क्या अब आप ब्रांच अकाउंट घर पे फिल कर लेंगे? अच्छा, ये लिख लिया, हाँ। समझ में आया? एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा अलग टाइप का अकाउंटिंग है। सच बताऊं तो लोग तो हाथ खड़े कर देते हैं ब्रांच से, हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि सेट पैटर्न है। एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो, अच्छा अब आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है, सुनो, क्या क्या लिखोगे आप यहाँ पर? हाँ जी, लिख दो सारी चीजें। हमने 60,000 लिख दिया, 78,000 लिख दिया। एक तो वो क्या था, पैसा जो एचओ के पास रेमिट किया था, रेमिटेंस टू एचओ, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था। नंबरिंग से अगर याद रखेंगे ना, हाँ, कितना पैसा, 64,30,000, नंबरिंग से याद रखो। और उसके बाद अब अपने को क्या रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग एसेट्स बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जो जो आपने कैलकुलेट किया था, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस, और फर्नीचर मैं लिख देता हूं। फर्नीचर ओपनिंग कितना था, हाँ जी 60,000 था, 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा तो 54,000, 60,000 माइनस 6,000 ऐसा दिखा देना। अच्छा क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड कर दें, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना, क्रेडिटर्स, सर जो ओपनिंग थे वही क्लोजिंग आ जाएंगे। और अब देख लो, हाँ जी 1 2 3 4, ठीक है, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। और अब आपके पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। डन। एक बार इस क्वेश्चन को वापस घर पे जाके फिर से समझना और थोड़ा सा स्टोरी मेकिंग करना दिमाग में। स्टॉक कितना था क्लोजिंग, 18,84,000, डेटर कितने थे, 12,52,000, पेटी कैश 1,200, ओके बस। तो अगर मेरे को क्लोजिंग एसेट्स दे देता ना वो, तो मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं आता। हाँ जी, डन। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।